हाय ऑल, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। ठीक है, ये आपका पेपर लेवल 2 वालों के लिए है। आपकी एग्जाम डेट है इसकी 24 जनवरी 2023। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी एंड सिक्रीट्स व्हाट विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि जो हमारी बॉडी होती है उसकी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड अगर आपसे स्पेसिफाई करके नहीं पूछा है, नीदर एंडोक्राइन नॉर एक्सोक्राइन, उस केस में आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो क्या होगी, लिवर होती है। क्लियर। स्टमक लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, पेनक्रियास जो है वो आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लिवर है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और बॉडी में ये क्या सिक्रीट करती है, लिवर हमेशा बाइल जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, ये बाइल जूस लिवर के थ्रू सिक्रीट होके कहाँ जाके स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। ये क्वेश्चन सीटेड कई बार पूछा है कि लिवर जो है वो गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है, नहीं, सिक्रीशन होगा लिवर से और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। लिवर जो बाइल जूस सिक्रीट करता है इसमें कुछ ऐसे मतलब प्रेजेंट्स होती है जिसकी वजह से फैट जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग जो होते हैं उनको गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, क्यों, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, जिसकी वजह से जिन लोगों का गॉल ब्लैडर बाहर निकाल दिया जाता है उनको जितनी भी ये फैटी चीज़ें होती हैं वो इनटेक करने के लिए मना किया जाता है। क्यों, क्योंकि उनके फैट डिपॉजिट होता रहता है, फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि बाइल जूस स्टोर कहाँ होगा जब गॉल ब्लैडर ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है ह्यूमन बॉडी में वो लिवर है। और अगर आपसे पूछे कि ये क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट के। अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है आपकी, तो वो होती है आपकी थायराइड। थायराइड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। सो आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बात सही है कि जो आर्टरीज होती है ना वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच। लेकिन एक आर्टरी होती है आपकी जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्लियर। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉर्मली जो वेन्स होती है ना वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। लेकिन एक होती है आपकी पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन होती है ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ब्लड को कैरी करती है कहाँ, हार्ट से लंग तक। ठीक है, यानी कि जो फुफ्फुसीय धमनी है वो हृदय से फुफ्फुस तक रक्त को वहन करती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सिर्फ यही एक आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अदरवाइज जितनी भी आपकी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है, हृदय से फुफ्फुस तक रक्त को ला रही है। और जब ब्लड टू हार्ट टू लंग्स जा रहा है मतलब वो वहाँ पे जाके प्यूरिफाई होगा। एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, जो लंग्स होते हैं ना उसमें ब्लड हमेशा प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफाई मतलब ऑक्सीजन जो है उसको इनटेक किया जाएगा और जो CO2 है उसको बाहर निकाला जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है दैट ऑलवेज हैपन्स इन किडनी। क्लियर। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बोला है, पल्मोनरी वेन कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पहली बात तो जो पल्मोनरी वेन होती है ना वो इम्प्योर नहीं, वो प्योर ब्लड कैरी करती है। ठीक है, क्योंकि यूजुअली वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वो क्या करती है, लंग्स से हार्ट तक ब्लड को लेके आती है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, लंग्स जो होता है ना ह्यूमन बॉडी में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये कई बार बता चुकी हूँ, सो जल्दी जल्दी हम देखेंगे। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर आपसे पूछे एम्फीबियंस में कितना होता है तो दैट इज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट। अगर आपसे एक्वेटिक एनिमल्स में पूछे या फिशेज में तो वहाँ होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो जो फिश होती है ना उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं, दिस इज़ योर आर्टरी, नीचे वाले को बोलते हैं हम वेंट्रिकल, आनंद और निलय। ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज़ योर राइट और दिस इज़ योर लेफ्ट पोर्शन। तो जो राइट आर्ट्रियम होता है इसमें होती है आपकी वेना कावा। वेना कावा 2 होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर। जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो एब्डोमेन से ऊपर वाला जो पोर्शन है बॉडी का, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है, हार्ट में। और अगर आपसे पूछे इन्फीरियर वेना कावा क्या करती है, तो इन्फीरियर वेना कावा जो एब्डोमेन से नीचे वाला पोर्शन है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आती है। फिर यहाँ पे होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ होती है पल्मोनरी वेन, इधर होती है आपकी आउटा। आउटा जो है वो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी आपकी आर्टरी होती है या फिर धमनी होती है।
ये चीज़ मेन याद रखिएगा, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा आपकी लार्जेस्ट वेन होती है ह्यूमन बॉडी में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और इनका मेन काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके राइट एट्रियम तक लेकर आना। और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से आउटा निकलती है। आउटा का मेन काम होता है जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना, यहाँ से ब्लड पंप आउट होता है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, जितने भी आपके आर्टरी वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है, और जो निलय होते हैं यानी कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि जो आर्टरीज होती हैं इनके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जितनी भी वेन्स होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। एक चीज़ और, जो आपका ये वाला पोर्शन होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल, जिसे हम बोलते हैं त्रिवलनीय कपाट। अगर यहाँ बात करें कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, यह होता है द्विवलनीय कपाट, जिसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। हार्ट में आपकी एक ऐसे नोड होती है, ये होता है आपका साइनो ऑरिकुलर नोड। यही सबसे पहले आपके हार्ट में पंपिंग प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करती है, यानी कि जो हार्ट बीट होती है। अगर हार्ट बीट साउंड आपसे कोई पूछे तो वो होता है आपका लब और एक होता है डब, ठीक है। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, 0.8 सेकेंड का शायद गैप होता है इसमें, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और आई जस्ट होप कि आपको ये पूरा समझ में आया। जो हार्ट की स्ट्रक्चर होती है इसकी जो पूरी स्टडी है दैट इज़ योर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इस पर सबसे पहले जो रिसर्च की थी या स्टडी की थी वो थे आपके विलियम हार्वे, ठीक है। विलियम हार्वे जो है उन्होंने सबसे पहले इस पर काम किया था। सो आई जस्ट होप ऑल द थिंग्स आर डन टू यू। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। What reacts with oxygen and water to form a compound B? This compound turns C litmus to D and becomes milky on passing which gas? तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, रेड ब्लू सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रेड ब्लू कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ब्लू रेड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लू रेड कार्बन डाइऑक्साइड। पहली चीज़ तो ये कि व्हाट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कैल्शियम जो होता है ना, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, तो सबसे पहले तो इसमें बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये सबसे पहले इस प्रोसेस को देखते हैं। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जैसे ही आपका CO2 के साथ रिएक्ट करता है ये बनाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझिएगा। जब कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, सबसे पहला आपका कंपाउंड बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। ये कई बार सीटेट पूछा है तो ध्यान से सुन लीजिएगा। इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। ये होता है आपका बिना बुझा चूना, ठीक है। अब अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड को इसी को लाइम क्विक लाइम बोला जाता है और इसी को बोला जाता है बिना बुझा चूना। इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हो जाता है आपका स्लेक्ड लाइम, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो स्लेक्ड लाइम होता है इसी को बोला जाता है बुझा हुआ चूना। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दूधिया कलर में चेंज होता है, यानी कि दिस विल कन्वर्ट इनटू मिल्की वाइट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना ये सब जगह यूज होता है, जैसे आपका संगमरमर वगैरह होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहीं से आगे पूरी प्रोसेसिंग होती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसी को हम बोलते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन बोला जाता है या फिर इसी को आप बोलते हो चौक, ठीक है। जो चौक हम यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड, चौक यही होती है और लाइमस्टोन भी आपका यही होता है। जो संगमरमर है जो आपका आगरा में ताजमहल है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो नाउ लेट्स मूव कि क्या रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ एक कंपाउंड को बनाने में। तो जो कैल्शियम होता है ना ये रिएक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कैल्शियम क्या बनाता है, कंपाउंड भी, लेकिन किसके साथ, ऑक्सीजन और वाटर पूछा है। दोनों कंपाउंड दिए हैं, ऑक्सीजन भी और वाटर भी, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं पूछा है। तो यहाँ क्या बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में सही है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना दिस इज योर बेस, ये आपका एक बेस सॉल्यूशन होता है। और जो बेस होते हैं वो हमेशा रेड टू ब्लू कन्वर्ट होते हैं, ना कि ब्लू टू रेड। तो ये क्या होगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा और ये मिल्की होने लगता है जब हम CO2 गैस जो है उसको पास करते हैं। आप जितना ज़्यादा CO2 गैस पास करोगे ये उतना ज़्यादा मिल्की वाइट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई रिपीट, कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपका क्विक लाइम, जिसे हम बोलते हैं बिना बुझा चूना।
ये कैल्शियम ऑक्साइड कब बनता है? व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जैसे ही इस कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे, दिस विल बिकम बेसिक सॉल्यूशन, दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं और इसी को ही बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हो, देन इट मिक्स कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड योर चॉक और लाइमस्टोन। ये कैल्शियम कार्बोनेट आगे चल के प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड और बेस? जो एसिड बेस हैं उसके लिए नेचुरल इंडिकेटर आपका कौन सा होता है? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हैं। लिटमस और टर्मेरिक जो होता है ना, वो आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता। लिटमस जो है वो आपका लाइकेन से मिलता है, ये सीटेट ने पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन जो होती है वो थैलोफाइटा ग्रुप का एक मेंबर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, लाइकेन जो होती है वो एल्गी और फंगी जो है उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गी क्या करती है? खाना बनाती है फंगी के लिए, और फंगी क्या करता है? इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो दोनों का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दैट इज कॉल्ड योर लिटमस। लिटमस पेपर जो होता है वो रेड टू ब्लू कब करेगा? जब आपका बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है, यानी कि बेस सोल्यूशन में ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है। और अगर ब्लू टू रेड की बात करें तो आपका जो एसिडिक सोल्यूशन होता है उसमें ये ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होता है। अगर हम टर्मेरिक की बात करें तो जो टर्मेरिक होती है वो एसिड सोल्यूशन में येलो कलर की ही रहती है, यानी कि टर्मेरिक सस्टेन रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उसको बेस में डालते हो, दिस बिकम्स ब्रिक रेड। आपने ये घर पे भी बहुत बार देखा होगा, जो किचन के कपड़े होते हैं या वाइट शर्ट कपड़ा होता है, जैसे ही उस पर हम साबुन लगाते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एक बेस है। बेस जैसे ही हल्दी के साथ रिएक्ट करेगा, दिस विल बिकम रेड। अब अगर यहाँ से आपसे बात करें कि जो फेनोफ्थेलिन होता है, फेनोफ्थेलिन, लिटमस आपका नेचुरल है लेकिन फेनोफ्थेलिन क्या होता है? आर्टिफिशियल। फेनोफ्थेलिन एसिडिक मीडियम में जो है वो कोई भी कलर चेंज नहीं करता, लेकिन जैसे ही बेसिक सोल्यूशन में जाता है, ये बेसिक सोल्यूशन में जाते ही कैसा कलर देगा? पिंक। ये लाइट पिंक कलर देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक अडेप्टेशन फीचर ऑफ डेजर्ट प्लांट? सीटेट ने ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है। एक तो होती है प्रॉपर्टीज आपकी डेजर्ट प्लांट की, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है आपकी जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो माउंटेन प्लांट्स होते हैं उनकी। तो जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है? पत्तियां ना इस तरह से स्लैंटिंग होती हैं। क्यों? क्योंकि जो बर्फ़ वगैरह है वो उस पर ठहरनी नहीं चाहिए, क्योंकि बर्फ़ ठहरेगी तो पत्तियां सड़ना स्टार्ट कर देंगी। इसलिए बर्फ़ को नीचे गिराने की वजह से पत्तियां स्लैंटिंग होती है। दूसरी, इनकी जो पत्तियां होती है ना, स्लोपी ब्रांचेज होती हैं ये इस तरह से, और इनकी जो लीव्स होती है उस पर क्या होता है? लीव्स जो होती है वो थोड़ी सी कांटे नुमा होती है। जैसे आपने पाइन ट्री देखा होगा, तो पाइन ट्री जो है वो आपका माउंटेनियरिंग प्लांट है, उसमें क्या होता है? पत्तियां इस तरीके से नुकीली नुकीली सी ऐसे हो जाती हैं, जिसकी वजह से बर्फ जो है वो नीचे प्रॉपरली गिर सके। अब यहाँ पे पूछा है डेजर्ट प्लांट। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं दे आर योर जीरोफिटिक प्लांट्स। तो जीरोफिटिक प्लांट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी जो रूट्स होती है ना वो बहुत डीपली पेनिट्रेट होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश तो होती नहीं है, पानी की शॉर्टेज रहती है, जिसकी वजह से रूट जितना ज़्यादा डीप सॉइल में जा सके उतना ज़्यादा ये वाटर को इनटेक कर सकती है। तो डीप पेनिट्रेटिंग रूट इनकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, फ्लैशी स्टेम। फ्लैशी स्टेम जो होता है वो इनका फीचर होता है, क्योंकि ये क्या करती हैं? खाने को और पानी को अपने स्टेम में स्टोर करके रख लेती हैं। तो आप जो कैक्टस वगैरह जो है, नागफनी वगैरह, इनके आप अगर प्लांट्स देखोगे तो इनका तना जो होता है वो थोड़ा गूदेदार होता है। दैट इज ऑल्सो फीचर ऑफ योर जीरोफिटिक प्लांट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लीव्स विद वैक्सी कोटिंग, जिनमें वैक्सी कोटिंग होती है ना पत्तियों में, ये आपका एक्वेटिक प्लांट्स का फीचर होता है। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो पानी में डूबे हुए पौधे होते हैं। अगर उनमें पत्तियों के ऊपर वैक्सी कोटिंग नहीं होगी तो पानी सस्टेन करेगा, पानी ठहर जाएगा, जिसकी वजह से पत्तियां धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो जाएंगी और इनके जो स्टोमेटा है वो खत्म हो जाएंगे। तो जो लीफ पर वैक्सी कोटिंग होती है वो एक्वेटिक प्लांट का फीचर होता है। स्लोपिंग ब्रांचेस, ये अभी बताया था कि जितने भी आपके माउंटेनियर प्लांट्स होते हैं या फिर जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जिससे कि बर्फ़ नीचे गिर जाए। दूसरी चीज़, अगर स्टेम पे वैक्सी कोटिंग होती है तो वो होता है आपका जीरोफिटिक प्लांट का एक मेन फीचर। क्यों? क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या होता है? इवेपोरेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? जो स्टेम है उस पर वैक्सी कोटिंग करते हैं। दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा, जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं ना उनकी पत्तियाँ कांटे जैसी होती हैं, ठीक है। आपने नागफनी देखा होगा, कैक्टस देखा होगा, इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जिससे जितना कम ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन हो उसको इनिबिट किया जा सके। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डेजर्ट प्लांट का?
तो यहाँ पे सी और डी जो है वो डेजर्ट प्लांट के फीचर्स नहीं होते हैं। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन इज, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो आपका एक केमिकल चेंज होता है और दूसरा ये इरिवर्सिबल चेंज होता है। केमिकल चेंज वो होते हैं जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस बनता है। न्यू सब्सटेंस कैसे बनेगा, ये आपका आयरन है, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है, तो इसकी प्रेजेंस में ये क्या बना देती है, Fe2O3, जिसे हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये आपका रस्टेड आयरन का एक नया कंपाउंड होता है। इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, जिसमें आप उसको वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते। लेट सपोज अगर आप दही है, ठीक है, कर्ड है, कर्ड से आप क्या बना रहे हो, बटर मिल्क बना रहे हो, तो बटर मिल्क में क्या है, दैट इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। अब आप बटर मिल्क को वापस दही में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या है, फिजिकल चेंज है, नया सब्सटेंस नहीं बना है। तो फिजिकल चेंज जो होते हैं ना, उसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों ही चेंज होते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। जितने भी कंबशन प्रोसेस होती है, बर्निंग प्रोसेस होती है और रस्टिंग होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी कोरोजन प्रोसेस, ये सब आपके इरिवर्सिबल चेंज होते हैं और दे ऑल आर केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ट्विंस इन ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म्ड व्हेन एग्स आर फर्टिलाइज्ड स्पर्म्स, ठीक है। इसमें पूछा है ट्विंस कब बनते हैं, तो आइडेंटिकल ट्विंस कब बनेंगे, एक तो होता है आपका फ्रेटर्नल ट्विंस और एक होता है आपका आइडेंटिकल ट्विन। जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं ना, उनमें 2 एग होने चाहिए, ठीक है, एग्स भी 2 होने चाहिए और जो स्पर्म होते हैं वो भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके भ्रांतरीय ट्विंस होते हैं, यानी कि दोनों जो होते हैं वो आपके बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे, होंगे ट्विंस ही लेकिन फिजिकल फीचर्स वगैरह सब अलग होते हैं। और आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो आपने जुड़वा मूवी में देखा होगा, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका एक जो स्पर्म होता है वो एक एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, लेकिन इसमें जो एग होता है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिस कंडीशन में क्या होता है, एक ही स्पर्म उसको 2 बार फर्टिलाइज कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ह्यूमन बींग्स में, वो कब बनते हैं, जब एक एग फर्टिलाइज होता है एक ही स्पर्म के द्वारा, लेकिन जो एग होता है दैट डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। और जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं उनमें 2 एग होते हैं और 2 ही क्या होंगे, आपके स्पर्म होंगे, ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं। You are given 2 bags, one with wide strap and another with narrow strap. For carrying a number of books you would prefer to use. आपको 2 थैले दिए हैं, एक चौड़ी पट्टी और दूसरा सकरी पट्टी का। दी गई पुस्तक को वहन करने के लिए आप कौन सा बैग उपयोग करना चाहेंगे। कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रेशर, P इज इक्वल टू F अपॉन A, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। एरिया मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रेशर ज़्यादा एरिया कम, प्रेशर कम एरिया ज़्यादा। तो हमें क्या करना होता है, एरिया बढ़ाना होता है जिससे जो शोल्डर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर कम लगे। अगर नैरो स्टेप होगी तो फोर्स जो है वो पूरे एरिया पे स्प्रेड होगा। बैग जो है वाइड स्ट्रैप के साथ फोर्स पर यूनिट एरिया कम होगा, बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो आप ये समझिए कि ये जो फॉर्मूलाज ऐसे लिखे रहते हैं ना, इसका मतलब होता है पर यूनिट एरिया, ठीक है, यानी कि फोर्स जो है वो एक बल जो है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया पे जो लगेगा दैट इज योर प्रेशर। तो जब चौड़ा पट्टा होगा बैग का तो उस केस में प्रेशर तो है कम हो जाएगा और एरिया जो है वो उसका बढ़ जाएगा। अगर नैरो स्टेप होगी तो उस केस में क्या होगा, फोर्स जो है वो ज़्यादा एरिया पे लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब नैरो स्टेप होती है तो फोर्स ज़्यादा लगता है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है। नैरो स्टेप के साथ फोर्स छोटे एरिया में पूरे में स्प्रेड होता है, नहीं। बैग विद वाइड स्टेप इज फोर्स पर यूनिट एरिया इज मोर, नहीं। जो प्रेशर है वो कब कम होगा, जब आपका फोर्स में जो वाइड स्ट्रैप है उसमें पूरे में फोर्स आपका फैल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बैग विद वाइड स्ट्रैप एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज लेस। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69। If equal amount of hot tea is poured in a metal cup or a plastic cup, which of the following statement would be true? अगर एक धातु के कप में और एक प्लास्टिक के कप में गर्म चाय की इक्वल क्वांटिटी डाली गई तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही होगा। यहाँ पे होगा आपका कि कितना ज़्यादा कौन सा मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। तो मेटल का जो कप है उसमें चाय लंबे टाइम तक गर्म रहेगी क्योंकि मेटल हॉट होता है टच करने में, जबकि प्लास्टिक कप जो होता है वो हॉट नहीं होता। टी जो है मेटल कप में हॉट रहती है लॉन्गर टाइम तक क्योंकि मेटल जो है गुड कंडक्टर होता है हीट का। द टी इन द मेटल कप डजंट रिमेन हॉट फॉर लॉन्गर टाइम एज मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। द टी इन द मेटल कप रिमेन्स हॉट फॉर लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू प्लास्टिक कप एज प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर
3। क्यों? क्योंकि जो हीट का गुड कंडक्टर होगा, जब आप हीट को जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हो ना और जितनी जल्दी एब्जॉर्ब करते हो उतनी जल्दी हम क्या करते हो उसको रेडिएट भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे सैंड होती है वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। तो उस केस में क्या होता है, जो मेटल होती है, मेटल में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली इम्पैक्ट होते हैं जिसकी वजह से वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जितना जल्दी वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं उतनी जल्दी वो हीट को रेडिएट भी कर देते हैं। जबकि प्लास्टिक जो होता है दैट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो उस केस में क्या होगा, वो धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही धीरे धीरे वो हीट को बाहर जाने देगा। और ये तो आपने घर पे भी देखा होगा कि जो मेटल का कप होता है उसमें चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और जब हम चाय प्लास्टिक के कप में लेते हैं तो उसमें चाय बहुत टाइम तक गर्म रहती है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, इट्स ए वीक मैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, ये बात सही है कि वो टेम्परेरी मैग्नेट है, लेकिन ये वीक मैग्नेट नहीं होता, दैट्स ए योर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एग्जैक्टली होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, इसमें लोहे का एक वायर होता है। ठीक है, इस वायर को क्या करते हैं, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम एक कॉइल जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक लोहे का वायर होता है, इसमें जब आप क्या करते हो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करोगे, ठीक है, जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो इसके चारों तरफ ना मैग्नेटिक वेव्स डेवलप हो जाती है। ये क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है और जितने भी आपके फेरस आयन होते हैं, मतलब जितने भी आपके चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करने लग जाता है। ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। बेसिकली इसमें वायर होता है जिसको आप कॉइल में कन्वर्ट कर देते हो। जैसे इन वायर्स के थ्रू करंट पास किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल के सेंटर में इकट्ठा हो जाता है और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको बंद करते हो वैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाता है। क्लियर? ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो कॉइल होती है किसकी बनती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बेसिकली इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो आपका जो पदार्थ होता है उसको अट्रैक्ट करने में, जैसे आयरन वगैरह है तो उनको क्या है, ये अट्रैक्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। ये क्या करता है, बेसिकली मैग्नेटिज्म जो है उसकी प्रॉपर्टी को शो करने लग जाएगा, लेकिन ये जो फोर्स होता है वो बहुत आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। दूसरी चीज़, अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स अगर आपसे कोई पूछे, दैट इज़ योर ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका सबसे वीक फोर्स होता है और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। सो आई जस्ट होप कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो आपका सोलेनॉइड वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके ये यूज़ किए जाते हैं। तो ये गलत है और ये बिल्कुल सही है, तो ए करेक्ट है बट आर इनकरेक्ट है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ए फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, बी फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके जो मिरर्स होते हैं ना वो दो होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होते हैं आपके राउंड मिरर। ठीक है, जो प्लेन मिरर होता है इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। आप सुबह सुबह जब चेहरा देखते हो दैट इज़ योर प्लेन मिरर। घर पे जो मिरर यूज़ होते हैं दैट इज़ योर प्लेन मिरर। तो इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये वर्चुअल शो करेगा और इरेक्ट शो करेगा। दूसरा, इसमें ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होता है ना उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज भी बनती है और इक्वल साइज की इमेज बनेगी, छोटी बड़ी इमेज इसमें नहीं होती है। दूसरा, जो प्लेन मिरर है वो लेटरल इन्वर्जन शो करता है। आप मिरर के सामने कुछ भी सीधे लेटर्स में जो लिखोगे, अगर मैं ये लाइन मिरर के सामने दिखाऊं तो ये हमको इन्वर्टेड तरीके से दिखाई देगी, यानी कि उल्टी दिखेगी। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, जो राउंड मिरर्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है आपका कॉनकेव मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, लेकिन डिमिनिश्ड इमेज बनती है। आपने गाड़ी के साइड के जो मिरर्स देखे होंगे उनमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा देखिएगा इमेज सीधी दिखती है। अगर उल्टी इमेज दिखने लग जाएगी तो हर दिन एक्सीडेंट होगा। और जो वर्चुअल इमेज होती है दैट इज़ पर्दे के पीछे जो इमेज मिलती है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं ना इमेज, वो बहुत छोटी होती है। आप देखिएगा पीछे तक का हमें व्हीकल दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि बहुत छोटे छोटे हमें इमेज दिखाई देती है। अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो इसमें रियल और इन्वर्टेड भी बनती है, एनलार्ज इमेज भी बनती है, स्मॉल इमेज भी बनती है, इक्वल इमेज भी बनती है और वर्चुअल और इरेक्ट भी बनती है। वर्चुअल और इरेक्ट सिर्फ तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका फोकस और पोल के बीच में होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब आपसे पूछा है ए जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है हमेशा, तो वो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्केव लेंस है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है ए क्या है, वो कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है और कॉन्केव लेंस भी हो सकता है। तो ए कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी हमेशा कॉन्केव मिरर की जैसी होती है। ए जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है, बिल्कुल सही बात है, और कॉन्केव लेंस भी हो सकता है, ये भी सही बात है। बी कुड भी कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। जो बी है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ये कॉन्केव मिरर होता है ना कि कॉन्वेक्स मिरर, और ये कॉन्केव मिरर होता है लेकिन कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे कॉन्केव मिरर आएगा। बी जो है वो कॉन्केव लेंस है, ए कॉन्केव मिरर है नहीं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें याद रखिए। प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इक्वल होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। कॉन्वेक्स जो मिरर होता है इसका इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होता है, यानी कि छोटी इमेज बनती है। गाड़ी के साइड मिरर से बिल्कुल याद रखिएगा। जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड दोनों बनती है, डिमिनिश्ड भी होती है, इक्वल भी होती है और बड़ी छोटी भी होती है। फोकस और पोल के बीच में जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो कॉन्केव मिरर होता है उसकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। एक चीज़ और, जो कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी होगी ना, वही प्रॉपर्टी आपकी किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। और जो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होगी वही आपकी किसकी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्केव लेंस की। ठीक है। द dt ग्राफ इज ए लाइन, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द मोशन ऑफ द ग्राफ। जो dt ग्राफ होता है ये आपका डिस्टेंस है, ये आपकी टाइम है। अब यहाँ पे पूछा है कि dt ग्राफ एक लाइन है। dt ग्राफ दो तरीके से लाइन की फॉर्म में मिलता है। क्या कंक्लूड कर सकते हैं मोशन से ग्राफ के, ग्राफ की गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म और ऑब्जेक्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो वो कैसे होगा, मान लीजिए ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, ये आपका 4 घंटा। डिस्टेंस मान लीजिए ये 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट आपका 1 घंटे में भी 5 किलोमीटर पे है, 2 घंटे में भी 5 किलोमीटर पे है, 3 घंटे में भी 5 किलोमीटर पे है और 4 घंटे में भी 5 किलोमीटर पे है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, आपका कंप्लीटली रेस्ट पे हो गया। तो आपका जो लाइन बनेगा वो कैसे बनता है, पैरेलल। ठीक है, ये है आपका dt ग्राफ। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, रेस्ट पे। अगर आपसे पूछे जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा ना तो आपका dt ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। ठीक है, पैरेलल। अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म है, मान लीजिए ये आपका 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा। अब आपका ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 5 किलोमीटर गया, 2 घंटे में 10 किलोमीटर गया, 3 घंटे में 15 किलोमीटर गया और 4 घंटे में 20 किलोमीटर गया। तो आपका जो ग्राफ बनेगा दैट इज ए स्लोपी ग्राफ, यानी कि यूनिफॉर्म लेकिन इस तरह से बनता है। इसमें क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जो है वो सेम टाइम में कवर करता है। ये सेम डिस्टेंस है और सेम टाइम में उसने डिस्टेंस को कवर किया है। तो या तो वस्तु एक समान या फिर वस्तु विराम अवस्था में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मैच ऑफ द फॉलोइंग। रोटेट्स ऑन ए हाईली टिल्टेड एक्सिस, कोल्ड एंड विंडी, शो फेजेस लाइक मून, हैज लो डेंसिटी। यहाँ पे आपके जो है प्लेनेट सिस्टम से लिया है। अब ये आपके प्लेनेट नेम है, इनको इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। सबसे पहले देखते हैं हैज लो डेंसिटी। जो सैटर्न होता है जिसे हम शनि बोलते हैं, उसमें उसका जो घनत्व होता है ना वो बहुत कम होता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका थर्ड, ये इतना कम घनत्व वाला होता है कि ये इजीली वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकता है। रोटेट्स ऑन ए हाईली टिल्टेड एक्सिस। जो आपका अरेनस होता है, ठीक है, ये अरेनस जो होता है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट होता है। ये इतना ज़्यादा टिल्ट हो जाता है कि इसे हम कई बार लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। कोल्ड और विंडी, सबसे ज़्यादा ठंड और हवा कहाँ चलेगी, जो सूरज से, सूर्य सन से बहुत ज़्यादा दूर है। तो सन से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा होता है आपका, नेपच्यून, जहाँ पे बहुत बर्फीली और ठंडी हवाएं चलती हैं, जहाँ सर्वाइवल ही नहीं है। अब नेक्स्ट अगर आपसे पूछें शोज फेजेस लाइक मून, यानी कि चंद्रमा की तरह जिसमें कलाएं होती हैं, तो वो होता है आपका वेनस। वेनस जो होता है इसे ही हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इसे ही हम इवनिंग स्टार बोलते हैं। इसमें मीथेन और H2SO4 के क्लाउड्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें लाइट जो है वो इस तरीके से दिखाई देती है कि दिन का तारा और सांझ का तारा इसको बोला जाता है। इसे ही सबसे गर्म ग्रह बोला जाता है, क्योंकि जो एयर है वो क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, वो वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमें ये सबसे गर्म ग्रह लगता है। अगर पूछे कि रेड प्लैनेट कौन सा होता है, दैट इज योर मंगल। ठीक है। और अरेनस जो होता है ना,
ये आपका लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। वेनस जो है इसे सुबह का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह, ये सब आपके शुक्र होता है। क्यों? अरेनस और वीनस जो होते हैं, अर्थ जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, लेकिन सिर्फ ये दोनों हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होते हैं। पूरे प्लेनेट सिस्टम में सिर्फ ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होते हैं। सबसे कम डेंसिटी सैटर्न की होती है, और अगर मून की तरह फेजेस आपसे कोई पूछे तो वो किस में होती हैं? वेनस में। ये चंद्रमा की तरह से कलाएं दिखाता है, जैसे चंद्रमा में नहीं होता फुल मून, ब्लू मून, रेड मून, ये सारी फेजेस इसमें भी प्रेजेंट होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ए का क्या होगा? 2, बी का क्या होगा? 4, सी का क्या होगा? 1 और डी का क्या होगा आपका? 3rd। So the option 2 will be correct. If the angle between the normal and incident ray is 30 degree, the angle between the incident and reflected ray, let's suppose ये कोई मीडियम है, ठीक है। अब ये आपका नॉर्मल है, दिस इज योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे आई लाइट, ठीक है, यहाँ पे ये इस पे टकराई। अब टकराने के बाद नॉर्मल और इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है ये कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल से अगर जो आपकी आपतित किरण है, यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्ट भी तो होगी, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग रे है, तो ये वाला एंगल जो है वो टोटल कितने का होगा? अगर ये 30 डिग्री है तो ये टोटल कितने का होगा? हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, यानी कि एंगल आई जो होता है वो इक्वल होता है एंगल आर के। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो इन टोटल ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर आपसे पूछता कि नॉर्मल जो है उसके साथ इंसिडेंट रे 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो नॉर्मल और ये एंगल कितने डिग्री का होगा? दिस इज योर 90 डिग्री। अगर यहाँ पे पूछता तो ये भी कितना हो जाता? 90 डिग्री। इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इससे आप पूरा कैलकुलेशन जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रिक्शन इज ट्रू? फ्रिक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? फ्रिक्शन डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी होगा उसमें उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। एक तो आप गैस सिलेंडर खिसकाइए या फिर आप एक हाथी को खींचिए तो उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। लेकिन जब आप किसी हल्की चीज़ को खिसकाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई बुक आप खिसका रहे हैं या फिर कोई खाली सिलेंडर ही आप खिसका रहे हैं, तो उसमें फ्रिक्शन क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मास बहुत कम हो जाता है। देयर इज़ नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी कार, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे स्टेशनरी हो, चाहे रोलिंग हो, चाहे स्पिनिंग हो, सब में फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता ही लगता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन अगर आपसे पूछे ना तो वो होता है आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में, उसके बाद होता है आपका फ्रिक्शन स्लाइडिंग में, और सबसे कम होता है आपका फ्रिक्शन रोलिंग में, ठीक है। यानी कि जो सर्पी घर्षण है उससे लोटन घर्षण कम होता है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी हुई है, कोई पेपर रखा हुआ है, कोई बुक रखी हुई है, दैट इज़ योर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट होता है उसका मतलब होता है जैसे हम किसी भी चीज़ को स्लाइड करते हैं, जो फिसल पट्टी होती है उस पर हम स्लाइड करते हैं, उसमें फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन होता है जब आप सिलेंडर को रोल करके लेके जाते हैं या ट्रॉली को रोल करते हैं, दैट इज़ योर रोलिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एरिया कम होता जाता है फ्रिक्शन कम होता जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सर्पी घर्षण से लोटेनी घर्षण कम है। एयर फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, नहीं। जो वायु होती है वो गुरुत्व की दिशा में काम करता है, नहीं। फ्रिक्शन हमेशा जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट काम करता है। लेट सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बक्सा है, इसको आप अपनी तरफ इधर खिसका रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। इसीलिए जो खुरदरी सतह होती है उस पर चलना हमारे लिए ईजी होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यही आप जब ऑयली सरफेस पे या बर्फ़ वाली सरफेस पे चलते हो तो आप फिसलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। In order to melt gold, goldsmith blow the outermost zone of the flame using a metal pipe because the outermost zone is the nearest and not too hot to blow. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो सोने का गलन है उसके लिए सुनार धातु के पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बाह्यतम जोन पर फूंक मारता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बाह्यतम जोन निकटतम है
और फूंक मारने के लिए अधिक गर्म नहीं है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। कैसे? आपने फ्लेम में कई बार समझा चुकी, जो फ्लेम होती है ना उसमें 3 पोर्शन होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है आपका ब्लू जोन, उसके बाद मिडल पोर्शन होता है आपका ऑरेंज फ्लेम, ठीक है, ऑरेंज जोन, और सबसे लास्ट पोर्शन होता है आपका ब्लैक जोन। जो आउटर जोन होता है ब्लू जोन वो नॉन ल्यूमिनस पोर्शन होता है, ठीक है, यानी कि उसमें इतना ज़्यादा लाइट नहीं चमकती। और अगर आपसे सबसे हॉटेस्ट पोर्शन पूछे, सबसे गर्म भाग, वो होता है आपका ब्लू जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कंप्लीटली सप्लाई होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से फ्लेम देता है। ऑरेंज जो फ्लेम होती है इसमें क्या होता है, आपका ऑक्सीजन सप्लाई कट होने लगती है, यानी कि इनहिबिट होने लगती है, और यही एक ऐसा जोन है जिसमें आपका ल्यूमिनस पोर्शन होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा चमकता है। ये आपका मॉडरेट गर्म होता है। लेकिन अगर आपसे ब्लैक जोन की बात करें तो ये आपका लीस्ट हॉटेस्ट पोर्शन होता है। इसमें आपका सबसे कम फ्लेम जो होती है वो जलती है, इसमें से वैक्स जो होती है वो मेल्ट होके निकलती रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज ट्रू बट द आर इज फॉल्स। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन but not able to displace C from its salt solution. Metal B displace metal D from its salt solution, which is the second most reactive metal. ये क्वेश्चन सीटेट हर साल ही पूछ रहा है, ढंग से देख के जाइएगा। जो मेटल ए है वो किसको डिस्प्लेस कर देता है, मेटल बी को। तो यहाँ पे मेटल ए क्या हुई आपकी, हाईली रिएक्टिव रेदर देन बी। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिमूव कर देती है, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर देती है। तो ए क्या करेगा, उसने डिस्प्लेस किया बी को सॉल्ट सॉल्यूशन से, लेकिन ये सी को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, यानी कि सी जो है वो ए से भी हाईली रिएक्टिव है। मेटल बी डिस्प्लेस करती है मेटल डी को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। मेटल बी ने क्या किया, डी को रिप्लेस कर दिया। तो इस केस में बी जो है वो हाईली रिएक्टिव हुआ एज कंपेयर टू डी। तो यहाँ पे पूछा है कि सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, तो वो क्या होगा आपका ए। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। हाईली रिएक्टिव सीरीज जो होती है उसका मतलब ही यही है, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, लेट्स सपोज इफ वी टॉक अबाउट Fe+CuSO4, तो ये क्या करेगा, Cu को रिप्लेस करके FeSO4 बना लेगा और Cu रिमूव हो जाएगा। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज द रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे ए ने डिस्प्लेस किया बी को, तो यहाँ पे ए हाईली रिएक्टिव हुआ, लेकिन ए सी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो सी ए से भी ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। बी ने रिप्लेस किया डी को, तो बी रिएक्टिव हुआ। सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा, हाईली रिएक्टिव ए। व्हाट इज विटामिन विच इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ वाई। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा विटामिन जो होता है वो जरूरी होता है एब्जॉर्बेशन के लिए, नीडेड फॉर एब्जॉर्बेशन ऑफ व्हाट, यानी कि कौन सा विटामिन वाई के अवशोषण के लिए ज़रूरी है। तो एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, तो विटामिन बी जो होता है वो कैल्शियम के लिए नहीं, विटामिन सी आयरन के लिए, बिल्कुल सही बात है। जो विटामिन सी होता है वो ज़रूरी होता है आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। क्यों? क्योंकि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एनवायरनमेंट होता है, यानी कि स्टमक वाला जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें क्या होता है, एब्जॉर्बेशन के लिए विटामिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। तो विटामिन सी क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, तो विटामिन सी क्या करेगा, और ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जिससे आपका फेरस जो होता है, फेरस होता है आपका Fe+2। ठीक है, ये जो फेरस होता है इसको ये फेरिक आयरन में कन्वर्ट होने से रोक देता है। फेरिक आयरन होता है आपका Fe+3, तो Fe+2 का जो ऑक्सीडेशन है फेरिक में, उसको ये प्रिवेंट करता है। आई जस्ट होप कि समझ में आ रहा है आपको कि विटामिन सी जो होता है वो क्या करता है, आपके स्टमक में एक एसिडिक एनवायरनमेंट और ज़्यादा क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो आपका जो फेरस आयरन होता है, यानी कि जो Fe+2 होता है, उसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जाता है Fe+3 में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मेन पर्पस क्या होता है कि जो आपका फेरस आयरन होता है ना, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड की सप्लाई में हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही अगर ये फेरिक आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या होती है, इनहिबिट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो मेटा हीमोग्लोबिन होता है वो फेरस आयरन की फॉर्म में होता है, Fe+2 की फॉर्म में होता है। अगर वो Fe+3 की फॉर्म में चला जाएगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। The leaves of a carrot plant have reticulate venation, which of the following support this? रूट जो होती है ना आपकी वो दो टाइप की होती है, एक होता है आपका टैप रूट और एक होती है आपकी फाइब्रस रूट।
सॉरी टैप रूट होती है और एक होती है फाइब्रस रूट, ठीक है। टैप रूट जो होती है ना, इसमें क्या होता है, एक मेन रूट होती है, उससे आपकी सब्सिडियरी रूट्स निकलती हैं जो उसको सिर्फ हेल्प प्रोवाइड करती हैं, लेकिन मेन रूट सिर्फ एक होगी। इस टाइप की जो रूट होती हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं दैट इज़ योर रेटिकुलेट। रेटिकुलेट विनेशन होता है आपका जालिका रूपी शिराविन्यास, यानी कि ये कोई पत्ती है, इसमें ये मिड वेन होगी, मध्य शिरा शायद बोलते हैं हिंदी में, यहाँ से छोटी छोटी सी वेन्स निकलती हैं, तो ये होता है आपका रेटिकुलेट विनेशन। लेकिन जो फाइब्रस रूट होती है ना, इसे हम बोलते हैं मूसला मूल। इसमें हर रूट जो होती है वो अपने आप में एक मेन रूट होती है। जब आप ऐसे प्लांट्स को उखाड़ के देखोगे तो गुच्छे जैसा फॉर्मेशन इसका निकलता है। ये जो होता है फाइब्रस रूट, इसमें जो पत्तियों का विनेशन होता है दैट इज़ योर पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन कैसा होता है, जैसे आपने केले का पत्ता देखा होगा, उसमें एक मिड वेन होती है और उसके पैरेलल ऐसे बहुत सारी आपकी वेन्स प्रेजेंट होती हैं। दिस इज कॉल्ड योर पैरेलल विनेशन। मैक्सिमम प्लांट्स में टैप रूट होती है और रेटिकुलेट विनेशन होता है, लेकिन जो फाइबर रूट होती है वो किस में मिलती है, आपकी बांस में, ठीक है, बांस में, घास में, और जो केला होता है इन सब में आपके ये रेटिकुलेट पैरेलल विनेशन मिलता है। तो जो कैरट प्लांट है उसमें रेटिकुलेट विनेशन है। जब पत्तियों में रेटिकुलेट विनेशन है तो ऑब्वियसली इसकी रूट कैसी होगी, टैप रूट। तो यानी कि प्लांट्स के अंदर क्या है, टैप रूट है जिसके अंदर आपका रेटिकुलेट विनेशन है। और अगर फाइब्रस रूट होती है तो पैरेलल विनेशन होता है, ना कि रेटिकुलेट विनेशन। नो रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ विनेशन एंड द रूट्स, दोनों के बीच में रिलेशन होता है। टैप रूट है तो रेटिकुलेट विनेशन, फाइब्रस रूट है तो पैरेलल विनेशन। ऑल लीव्स हैव रेटिकुलेट विनेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बेसिस पे आप इस इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कीजिए। प्लांट सेल्स होती हैं एक तो आपकी, और एक होती है आपकी एनिमल सेल्स। जो प्लांट सेल्स होती है ना, उनमें सेल वॉल होता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होती है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जबकि एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन से। इनमें प्लांट सेल वॉल नहीं होती, इनमें वैक्यूल होती है, लेकिन इनकी वैक्यूल जो होती है वो पेरीफेरी की तरफ होती है। जबकि प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती है वो सेंटर में होती है, क्योंकि जो स्टार्च है उसको ये स्टोर करके रखते हैं, तो इनके लिए वैक्यूल जो है वो फूड स्टोरेज और वाटर स्टोरेज में हेल्प करती है। अब यहाँ पे पहला पूछा है सेल वॉल, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, वैक्यूल दोनों में होता है, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो किस में होती है, सिर्फ प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, वैक्यूल दोनों में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है। ये क्या होगा आपका एनिमल सेल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लास्टिड होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है। प्लास्टिड हमेशा किस में होगा, प्लांट सेल में, ठीक है। जो प्लास्टिड होता है इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करना। वैक्यूल जो होती है वो फूड स्टोरेज में हेल्प करती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये क्या करता है, आपका एटीपी स्टोरेज में हेल्प करता है, यानी कि एनर्जी को स्टोर करने में, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। दूसरी चीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस जो होते हैं ये आपके सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं। अब यहाँ पे पूछा है ए और सी प्लांट सेल है, बी एनिमल सेल है, ए बी सी प्लांट सेल है, बी और सी प्लांट सेल है, ए एनिमल सेल है, ए और बी प्लांट सेल और सी एनिमल सेल है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कि ए और सी जो है वो तो क्या है, प्लांट सेल। क्यों, क्योंकि सेल वॉल और प्लास्टिड है। जबकि बी क्या है आपकी एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ट सुटेड टू असेस डाइवर्जेंट थिंकिंग इन लर्नर्स। बच्चों में जो अपसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन होता है जहाँ पे आप किसी भी प्रॉब्लम के 1000 तरीके से सोचते हो, मतलब आप अलग अलग तरीके से उसको सोच सकते हो। जहाँ पे इफ और बट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे ना, दे ऑल आर योर डाइवर्जेंट थिंकिंग क्वेश्चन। ड्रॉ एंड लेवल वाटर साइकिल, ये तो रटा रटाया है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, आप बुक से पढ़ेंगे और एज इट इज लिख देंगे। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, इसका एक रटा रटाया आंसर होता है कि कौन सी प्रोसेस जो है वो क्लाउड्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो वाटर साइकिल, यही क्या है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है व्हाट वुड हैपन। आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, अगर मैं ये होता वो होता, तो उस केस में क्या होता है, बच्चा उसको क्रिटिकली एनालाइज करता है और ये एक डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करेगा। वाई डू वी स्वेट मोर इन ए ह्यूमिड डे, इसका भी एक करेक्ट आंसर होगा, एक नपा तुला आंसर होगा जो बुक में आपको मिल जाएगा और आप उसको एज इट इज पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो कौन सी होगी, क्या होगा यदि कोई जल चक्र ना हो। ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, जबकि ये डाइवर्जेंट है।
Anupriya is planning a teaching learning activity for her 6th grade learners on topic water pollution. जो अनुप्रिया है वो जल प्रदूषण पर कक्षा 6 के अपने बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप की योजना बना रही है. Which of the following activities is preferred to accommodate learners with diverse learning style? इसमें से पूछा है कि विविध अधिगम शैली के शिक्षार्थियों के समायोजन के लिए वो किस क्रियाकलाप को प्राथमिकता देगी. मतलब कौन सी एक्टिविटी प्रेफर करेगी जितने भी डाइवर्स लर्नर्स हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए. शोइंग चार्ट ऑन वेरियस कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. इसमें इसके क्या होगा कि बच्चा जो है मतलब डाइवर्स जो क्रियाकलाप है, हमको बेसिकली ये करना है कि जितने भी अधिगम शैली वाले बच्चे हैं यानी कि जो डाइवर्सिफाइड लर्नर्स हैं उनको एक साथ लेके चलना है. तो इस केस में क्या होगा, जब आप चार्ट शो करोगे वाटर पोल्यूशन पे तो उसमें कुछ बच्चे तो उसको समझेंगे, कुछ बच्चे उसको नहीं समझ पाएंगे, किसी के सिंगल शॉट समझ में आएगा. तो ये एक इफेक्टिव मेथड नहीं है. टेकिंग स्टूडेंट्स ऑन ए फील्ड विजिट टू पॉल्यूटेड वाटर. बच्चों को विजिट पे लेके जाना जिससे वहाँ पे वो पॉल्यूटेड वाटर को देख सके. बिल्कुल सही बात है. जब आप किसी चीज़ को सामने डेमो दे के दिखाते हो तो वो क्या है सारे बच्चों के अच्छे से समझ में आएगा. इन्वाइटिंग एक्सपर्ट टू टॉक ऑन द अबव टॉपिक. सेम चीज़ हो गई. इसमें जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो तो उसको समझ लेंगे लेकिन हो सकता है कई बच्चे उस चीज़ को ग्रेस्प ना कर पाएँ. आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर रिटर्न रिपोर्ट ऑन वाटर पोल्यूशन. नहीं, इसमें सेम चीज़ होगी. जो बच्चा क्रिएटिव है या जो बच्चा इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली है, वो तो उस टास्क को कर लेगा, लेकिन जो बच्चे मॉडरेट है या बिलो हैं IQ लेवल से वो इस काम को नहीं कर पाएंगे. लेकिन जब आप बच्चों को फील्ड विजिट पे लेके जाते हो, पॉल्यूटेड वाटर दिखाते हो, तो उस केस में बच्चा क्या करता है, प्रॉपरली रिस्पॉन्स करेगा. सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट. Which of the following statement is correct? The alternate conception of learners tend to persist even after formal instruction because their accepted scientific explanation are often counterintuitive. बच्चे की जो विकल्पी संरचनाएं होती है यानी कि जो नेव थ्योरी होती है वो औपचारिक निर्देश के बाद भी बनी रहती है. ये बात बिल्कुल सही है. कई बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग में एक थ्योरी को क्रिएट कर लेते हैं और फिर उस केस में उस थ्योरी को चैलेंज करना ना बहुत मुश्किल होता है. कई बच्चे तो उसको बिल्कुल भी चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं. द एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर ऑफन काउंटर इंट्यूटिव. जो स्वीकार्य वैज्ञानिक व्याख्याएं होती हैं वो प्राय प्रति अंतदर्शी होती हैं. यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो आपसे किसी चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ठीक है. अब लेट सपोज अगर न्यूटन थ्योरी है, अगर वो बच्चा बोले कि F = ma ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, बच्चे को समझाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आपको क्या करना है, बच्चे को काउंटर रिप्लाई करना है और उसको कुछ चीज़ उसी तरीके से डिफाइन करते हुए उसको ऐसे समझाना है कि वो उस चीज़ को समझ सके. मान लीजिए अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि नदी का पानी नीला ही क्यों होता है, आसमान नीला ही क्यों होता है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को कोई चीज़ डेमो देके और उसको उस जो बच्चे की नेव थ्योरी है उसको चैलेंज करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, ठीक है, जिसमें उसकी थ्योरी को आप गलत साबित कर सकें लेकिन एक पॉजिटिव वे में. ऐसे नहीं कि उसको डरा धमकाना है. तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट. बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. Which of the following statements are true regarding scientific investigation? जितना भी वैज्ञानिक अन्वेषण है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है. इन एन इन्वेस्टिगेशन डेटा इज ऑलवेज न्यूमेरिकल. बिल्कुल गलत है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें डेटा हमेशा न्यूमेरिकल होता है. डेटा थ्योरेटिकल भी होता है, डेटा न्यूमेरिकल भी होता है, डेटा प्रैक्टिकल भी होता है. देयर इज़ ओनली वन करेक्ट मेथड इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. जब भी आप वैज्ञानिक अन्वेषण करते हो तो उसमें केवल एक ही विधि सही होती है, नहीं. जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं. कोई भी एक मेथड सही हो सकता है, बाकी के मेथड्स गलत हो सकते हैं. सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट है प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल इन द सेल्स ऑफ दियर लीव्स. बिल्कुल सही बात है. जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है. प्लांट नीड सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. जो पौधे होते हैं उनको सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. अब यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा फैक्ट है, कौन सा इन्फेरेंस है. S1 इन्फेरेंस है, S2 फैक्ट है. दोनों फैक्ट हैं, दोनों ही इन्फेरेंस है. तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, एक होता है आपका फैक्ट, एक होता है आपका ऑब्जर्वेशन, एक होता है आपका इन्फेरेंस, ठीक है. फैक्ट जो होता है जब हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली बोल देते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या किया है, ये चीज़ डायरेक्ट बोली गई है कि जो पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है. यहाँ पे आपने ये चीज़ ना तो ऑब्जर्व की है, ना ही आपने किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके कोई निष्कर्ष निकाला है. यहाँ पे डायरेक्ट किसी ने आपको एक चीज़ बोली, आपने उसको सत्य मान लिया, यानी कि दैट इज़ फैक्ट. आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस.
जो पौधे होते हैं उनको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। ये क्या निकाला है आपने? निष्कर्ष। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बीच में आपने कोई प्रोसेस है जिसको ऑब्जर्व होते हुए देखा है। सबसे पहले फैक्ट होता है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है, फिर इन्फेरेंस होता है। जब आपको कोई चीज़ डायरेक्ट बोल दी जाती है कि ये चीज़ है, यानी कि यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट बोल दिया गया कि जो प्लांट है उनमें क्लोरोफिल है उनकी पत्तियों में, तो ये एक फैक्ट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने बीच में कोई एक्सपेरिमेंट होते देखा, आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और फिर उसको लिखा, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। फिर उस ऑब्जर्वेशन के बाद आपने एक निष्कर्ष निकाला कि अच्छा ये चीज़ इस वजह से होती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। S1 इज फैक्ट बट द S2 इज इन्फेरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साइंस? विज्ञान के में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नो सिंगल साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी वैज्ञानिक विधि नहीं होती है, विज्ञान में बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। यू कांट फॉलो ए सिंगल मेथड। कल्चर प्लेज ए रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, बिल्कुल सही बात है, जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसके विकास में संस्कृति की अहम भूमिका है। क्रिएटिविटी हैज़ नो रोल इन साइंस, बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि विज्ञान में जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में व्यक्तिनिष्ठता होती है, हमेशा सब्जेक्टिविटी होती है, क्योंकि साइंस में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन 3 विल बी नेगेटिव। A student takes a boiled potato paste in test tube and puts few drop of iodine solution. She writes the following statement in her copy. एक बच्चे ने परख नली में उबले आलू का पेस्ट लेकर आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंद डाली और अब उसने अपनी पुस्तिका में निम्नलिखित कथन लिखे। पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस मालूम करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लिखा रहता ना कि पोटैटो जो है इट कैरीज स्टार्च, तो यहाँ पे क्या है, पहला पूछा है पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, मतलब उसने ये चीज़ जो है ऑब्जर्व करी है, उसने वो चीज़ होते देखी है सामने, क्योंकि यहाँ पे आलू का रंग नीला काला होते दिख रहा है उसको। तो ये क्या है? आपका ऑब्जर्वेशन, जिसको आप सामने होते देख रहे हो फिर आप उसको अपनी कॉपी में लिखते हो। इसके बेसिस पे इसने ये चीज़ रिजल्ट में निकाली है कि पोटैटो कंटेन्स स्टार्च, कि जो आलू होता है उसके अंदर स्टार्च होता है, इसके लिए पोटैटो जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, कि ए जो है वो क्या है? आपका ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद आपने ये निष्कर्ष निकाला है। While discussing the properties of water in a class 6 learner says, जब कक्षा 6 का एक बच्चा है वो पानी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते वक्त कहता है कि पानी जो है वो ड्रेन में ब्राउन कलर का होता है, hence the color of the water is brown। बच्चे ने क्या किया? अपना एक नेप थ्योरी बनाई, बच्चे ने एक अपना अजम्पशन बना लिया कि जल की प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा करते वक्त कक्षा 6 का बच्चा बोला कि नाली में जो जल का पानी होता है वो भूरा है, इसलिए जल का पानी भूरा होता है। तो टीचर, बीइंग अ टीचर, आप क्या करेंगे? इग्नोरिंग द स्टेटमेंट नहीं, अगर आप उस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देंगे तो बच्चा लाइफ लॉन्ग अपने दिमाग में उसको फैक्ट समझ लेगा। असर्टिंग दैट हिज लॉजिक इज इनकरेक्ट, हम भी जब छोटे थे तो बहुत सारी एक नेव थ्योरी के साथ स्कूल जाते थे, तो ऐसा नहीं है कि टीचर हमको बोलता था कि आप पढ़ने में वीक हो या फिर आपकी थ्योरी ही इनकरेक्ट है, नहीं, उसमें क्या करता है बच्चा डिमोरलाइज होता है। एम्फेसाइजिंग दैट वाटर इज कलरलेस, ये चीज़ जोर दे के कहना कि जल कलरलेस है, नहीं, बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। एक्सेप्ट द रिस्पॉन्स एंड एक्सप्लेन द लॉजिक, आप ये कर सकते हैं कि बच्चे ने जो भी बोला है उसको पहले तो आप एक्सेप्ट कीजिए, फिर बच्चे को आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए, उसको उसकी जो थ्योरी है उसको चैलेंज कीजिए, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, और उसको कुछ चीज़ें ऐसी करके दिखाइए कि उसकी थ्योरी को आप बदल सके। उसको क्लास में साफ वाटर ला के दीजिए, मटके का पानी दिखाइए, पानी में कुछ भी इंडिकेटर डाल के दिखाइए, तो उसमें क्या होगा, बच्चे के लॉजिक चेंज हो जाएगा। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। In order to cater to the students with giftedness, which of the following is least desirable to be used in science classroom? प्रतिभाशाली बच्चों को समझने के उद्देश्य से विज्ञान की कक्षा में सबसे कम वांछनीय क्या है? मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन, यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड करिकुलम होता है और स्टैंडर्ड जो असेसमेंट होता है दैट इज़ ऑलवेज नेगेटिव इन साइंस और इन मैथ पेडागोजी, क्योंकि स्टैंडर्ड करिकुलम में क्या होता है, आप एक जैसे रूल फॉलो करते हैं, एक जैसी चीज़ सारे बच्चों पे अप्लाई होती है। अकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे आप अकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ करते हो उसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बाय स्टूडेंट, बच्चा जो है खुद अपने प्रोजेक्ट को डील करता है, फ्रीडम मिल रही है बच्चे को। अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस डाइवर्स पर्सपेक्टिव, बच्चा जो है वो अलग तरीके से चीज़ों को सोच रहा है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल नेगेटिव होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट प्रिफर्ड इन फैसिलिटेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कॉन्सेप्ट इन साइंस। किसी भी संकल्पना की समझ को सुसाध्य बनाने के लिए कौन से कथन पर सबसे कम प्राथमिकता होनी चाहिए। आस्किंग स्टूडेंट्स टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट, बच्चे से कॉन्सेप्ट जो है उसको डिफाइन करने के लिए बोलना। आस्किंग स्टूडेंट्स टू जनरलाइज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल, बच्चों को कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल देके उस स्टेटमेंट को जनरलाइज करना। आस्किंग स्टूडेंट्स टू गिव नॉन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है उसके गैर उदाहरण देना। आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स। अब यहाँ पे पूछा है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करने में कौन सा कथन जो है उसको आप सबसे कम प्रायोरिटी देंगे। जब बच्चा किसी भी चीज़ को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा है तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझा है, तब जाके वो उसको अपने वर्ड्स में फ्रेम कर रहा है। बच्चों से नॉन एग्जाम्पल्स निकलवाना। लेट सपोज अगर न्यूटन थ्योरी है, मैग्नेटिक थ्योरी है या कोई भी और टॉपिक है, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है उस कॉन्सेप्ट को समझ के किसी दूसरे नॉन एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए सोलर सिस्टम है, ठीक है। अब इस सोलर सिस्टम को हम किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली जो थ्योरी है, थॉमसन मॉडल जो है, उससे अगर डिफाइन करें, इलेक्ट्रॉन मॉडल से डिफाइन करें, तो ये क्या हो गया, आप नॉन एग्जाम्पल के थ्रू किसी टॉपिक को समझा रहे हैं। आस्किंग स्टूडेंट्स टू जनरलाइज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट उस बच्चे ने समझा है उसको क्या करना, जनरलाइज करना, यानी कि उसको हर जगह अप्लाई कर देना। आस्किंग स्टूडेंट्स टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट, जब बच्चे से आप बोलते हैं कि उसको परिभाषित कीजिए, तो परिभाषा वर्ड जहाँ आता है दैट मीन्स बच्चा रटा रटाया जवाब आपको देगा। उसने उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से रट लिया है और अब आप उसको बोल रहे हैं कि आपको एज इट इज़ वो चीज़ बोलनी है, तो ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई भी चीज़ गलत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है बोलते बोलते कुछ स्टेटमेंट्स गलत निकल जाते हैं। सो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।